हेलो। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी चैप्टर। applications are really very important. Most of the time questions are regularly being asked from the applications, so we must focus onto this application one by one. We have got 8 applications of the colloidal solutions. कोलाइडल सॉल्यूशंस को पढ़ने के बाद जो जानकारी हमारे पास हमको मिली है, उस जानकारी को यूज करके हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में उनको कैसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम कैसे उससे बेनिफिटेड होंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, बिकॉज क्वेश्चंस आर बीइंग रेगुलरली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन इज व्हाट? कोगुलेशन ऑफ स्मोक। कोगुलेशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, धुएं के पार्टिकल्स। आई रिमेंबर 1998 की कहानी होती है। मैं लखनऊ में रहता था और अक्सर करके कभी मुझे लखनऊ में शाम को 6 बजे, जब पीक टाइम होता है, जब पीक ट्रैफिक होता है, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में जब मैं चारबाग से कभी हजरतगंज की तरफ आया या हजरतगंज से कभी चारबाग की तरफ गया, तो मैंने पाया कि तकरीबन 6 फुट तक ऑटो चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, टेम्पो चलते हैं, बाइक, कार्स, इन सबके ट्रैफिक की वजह से ऑलमोस्ट 6 फीट एक डेंस स्मोक नजर आता था हमेशा सड़कों पे। उस वक्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ, बस मुझे लगता था यार कितना स्मोक है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। लेकिन अब आप अपनी जनरेशन को देखोगे तो अभी आप कभी भी कितने भी ट्रैफिक में आप जाओगे तो आपको कभी भी स्मोक के पार्टिकल्स उस ट्रैफिक में नजर नहीं आएंगे। हाँ, कलरलेस टॉक्सिक गैसेस जो होंगी दैट कैन बी फाउंड टू प्रेजेंट ऑन टू दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक, लेकिन अब वो स्मोक के पार्टिकल्स दिखाई नहीं पड़ते। 1998 में मुझे याद है, जो ईंटे के भट्ठे होते हैं उनमें चिमनियां होती हैं। कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसमें चिमनी होती है। उस चिमनी से बहुत सारा स्मोक निकलता है और आसपास के गांव के, आसपास के एरिया के रहने वाले लोग जो होते हैं, दे आर मच अफेक्टेड विद दैट स्मोक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला था कि भाई 1998 में कि भाई अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है जिसमें चिमनी की जरूरत होती है तो सबसे पहले आप उस धुएं को दूर करने का उपाय सोच लो। और धुएं को दूर करने का उपाय किसी बच्चे ने ही सोचा है, किसी आईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने ही इसको सोचा था। वो क्या था, मैं इसको बोलूं तो that apparatus by which we coagulate or precipitate the smoke particles are called as Cottrell precipitator. Cottrell precipitator। 1998 के बाद गवर्नमेंट ने हर एक व्हीकल में और हर एक इंडस्ट्रीज के चिमनियों में इस ऑपरेटस को जरूरी कर दिया। ये ऑपरेटस क्या है और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। बेसिकली जो स्मोक होता है, स्मोक की बात करें तो स्मोक आर कोलाइडल सॉल्यूशन। स्मोक आर व्हाट? कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें तो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल, और इसमें जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं। स्मोक के पार्टिकल्स क्या हैं? बड़े बड़े होते हैं। और स्मोक के पार्टिकल्स यूजुअली चार्ज होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज, समटाइम इट मे बी पॉजिटिवली आल्सो। तो स्मोक के बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर चार्ज्ड। तो जब हमने इस बात को समझ लिया कि स्मोक आर चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो अब बाकी बात कुछ रह ही नहीं गई। हमको सीधा सीधा समझ में आने लगा कि अगर इस स्मोक के पार्टिकल्स को, ये जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, ये जो आपको स्मोक के पार्टिकल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अगर इस स्मोक के पार्टिकल को हम यहां से गुजारें,
ये स्मोक है, अगर इस स्मोक को हम किसी रास्ते से गुजारें और वहां पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस जैसा कोई व्यवस्था कर रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस जैसी कोई व्यवस्था कर रखी है, वहां पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बेटा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, व्हाट विल हैपन, कैन यू इमेजिन, if you have learned the whole chapter of this colloidal solution, you must know this, that colloidal solution which are charged when passed into the apparatus where electrolysis is done, तो ये जो स्मोक पार्टिकल्स हैं अगर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे तो बाहर जाहिर सी बात है, ये नेगेटिवली चार्ज स्मोक पार्टिकल्स जो होंगे they will simply interact with this, they will simply interact with the positive electrode, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ये हैवी होके नीचे यहाँ की तरफ सेटल कर जाएंगे, और फिर यहाँ पे आपने एक छोटा सा रास्ता छोड़ दिया है जहां पे कलरलेस टॉक्स या कलरलेस गैसेस, केवल गैसेस पास होंगी, कलरलेस गैसेस विल पास, कलरलेस गैसेस विल पास। आसान है, आपको बस समझने की जरूरत है। स्मोक पार्टिकल्स आर चार्ज्ड when they are allowed to pass through an apparatus. That apparatus is here called as Cottrell precipitator. It is usually it is usually an apparatus where simple electrolysis is happening. When this smoke is passed over the electrolytic plates, then the charged particles get adsorbed over the respective electrodes and settle down, so that whatever gases which goes off, that does not consist of bigger smoke particles, they only consist of some gases which may be toxic or non-toxic. तो अभी की सिचुएशंस में आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री की चिमनी को आप देखो, या इवन अपनी स्कूटर, बाइक, कार को आप देखोगे, तो उस कार के साइलेंसर्स में इस तरह से यहाँ से धुआं आ रहा है और यहाँ पे एक मोटा सा ऑपरेटस ऐसे लग जाता है और फिर यहाँ पे एक पतला सा आपको आउटलेट दिखाई पड़ता है। तो दिस इज द ऑपरेटस वेयर दिस फेनोमेना इज बीइंग डन। दिस इज द ऑपरेटस जहां पे जो चार्ज कोलाइडल बिगर पार्टिकल्स हैं, स्मोक के, धुएं के पार्टिकल्स हैं, दे आर बीइंग प्रेसिपिटेटेड एट दिस पर्टिकुलर थिंग। हैव यू सीन दैट? डेफिनेटली अभी आप जाके देखो, आपके स्कूटर में, आपके बाइक में, आपके कार में, एक यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले सिंपल एक साइलेंसर आता था, धुआं यहां से निकला और बाहर यहाँ पे निकल गया। अभी क्या होता है कि दे हैव टू पास थ्रू ए Cottrell precipitator where smoke is being coagulated. Hope you understand this topic, coagulation of smoke. Coagulation of smoke is based on the principle that smokes are charged colloidal solutions, and when that charge is passed through the apparatus called as electrolytic apparatus, जिसको हम कॉमर्शियली कहते हैं Cottrell precipitator, then that charged particles are simply being precipitated out. The second application of this colloidal solution is coating of rubber. What? Coating of rubber. Coating of what? Rubber. Simply आपने कोई पैन देखा होगा, किचन में मम्मी अक्सर करके यूज करती हैं, इसमें चाय बनता है, जिसमें आपका चावल बनता है, कुकर जिसमें दाल बनता है, कुकर। तो अक्सर करके जो कुकिंग पैन्स होते हैं, उन कुकिंग पैन का हैंडल जो होता है, कुकिंग पैन से, सिंपल सी बात है, कुकिंग पैन आप समझते होंगे, दिस इज सिंपली कुकिंग पैन्स। इसका ये जो हैंडल होता है, इस हैंडल पे क्या करते हैं हम लोग, रबड़ की कोटिंग करते हैं, ताकि हाथ जले ना। हाउ दिस कोटिंग इज बीइंग डन, ये कोटिंग को कैसे किया जाता है, इस कोटिंग को इस हैंडल पे कैसे किया, रबड़ को कैसे यहाँ पे पेस्ट किया जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, आपको ध्यान देना चाहिए, कई बार पूछा जाता है कि ये जो रबर होता है, रबर इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर रबर के बारे में बात करूं तो रबर दो तरह का होता है, एक नेचुरल रबर और एक आर्टिफिशियल रबर। एक को तो हम बनाते हैं और एक प्लांट से भी ऑब्टेन होता है नेचुरल रबर। दोनों इनिशियली लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वो लिक्विड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसी को अगर हम समझ लें कि ये क्या है, दिस इज द
rubber colloidal solution. This is the colloidal solution of rubber. If we can call it as a colloidal solution of rubber, colloidal solution of rubber. तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि रबर के पार्टिकल्स जो बड़े हो गए हैं वो उसके ऊपर चार्ज पाया जा रहा है। अब क्या करना है, जिस भी पेन को आपको रबरिंग करनी है, जिस भी पेन के हैंडल पे रबर को पेस्ट करना है, वो पेन को आपने सिंपल क्या करना है, वो पेन को सिंपल क्या करना है, आपको इसके हैंडल को यहां पे डाल देना है और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बाकी दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपको डाल देना है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं रबर के, वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स सिंपली दे विल एडहेयर, दे विल एडजॉर्ब, वो चिपक जाएंगे इस यहां पे और फाइनली आपको इस तरह का एक कोटिंग रबर का मिल जाएगा। सो सिंपल टू से that rubber is a negatively charged colloidal solutions and the coating of rubber onto any particle, any object can be simply done through the electrolysis process. If rubber is negatively charged, obviously pen को आपको क्या करना होगा, पेन को आपको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बना के रखना होगा। Hope you understand. The third one is artificial rain. प्यार हुआ इकरार हुआ। तो आर्टिफिशियल रेन तो आपने देखा ही होगा, गाना तो सुना ही होगा। अगर कभी हमको आर्टिफिशियल रेन की जरूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल बारिश की जरूरत पड़ती है, अभी आपने देखा था अमेज़न के जंगलों में आग लगी हुई थी और देयर वर नो वे कि हम उसको बंद कर सके, बुझा सके उस आग को। एक तरीका था कि जो बादल होते हैं, अगर हम बादल की बात करते हैं, बादल की बात करते हैं, यहां पे क्लाउड्स की बात करते हैं, अगर हम क्लाउड्स की बात करें, क्लाउड की बात करें, तो क्लाउड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड्स? क्लाउड्स का मतलब होता है मेरे भाई गैसेज हैं, गैसियस पार्टिकल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाटएवर गैसेज इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये तो आपको पता है। तो ये गैसेज हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं। इस एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स यहां पे पाए जाते हैं, वो इनकी कंपैरिजन में उनकी साइज बड़ी होती है और वो कोलाइडल साइज रेंज के होते हैं, उनको कोलाइड्स बोलेंगे। तो ये जो है ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं और वाटर के ड्रॉपलेट्स बिखरे हुए हैं, अभी इस पूरे एटमॉस्फेरिक गैसेस में डिस्पर्स हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये जो क्लाउड है जिसमें वाटर के पार्टिकल्स को दिखाया गया है, दे आर आल्सो चार्ज्ड, इनके ऊपर भी चार्ज पाया जा रहा है। आप कोई भी चार्ज यहां पे कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, एनी चार्ज कैन बी प्रेजेंट फाउंड टू अकर एट द कोलॉइड्स डिपेंडिंग ऑन कि उसका प्रोसेस क्या था। तो अगर ये वाटर के ड्रॉपलेट्स भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अगर इन चार्ज को हम खत्म कर दें, अगर इन चार्ज को खत्म कर दें, अगर इन चार्ज को हम खत्म कर दें, अगर इन चार्ज को हम खत्म कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, तो अगर ये न्यूट्रल भाई चार्ज है, इसी वजह से ये ड्रॉपलेट्स दूर दूर हैं, चार्ज है इसी वजह से ये ड्रॉपलेट्स दूर दूर हैं। अगर इन चार्ज को हम किसी तरीके से खत्म कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, तो ऑब्वियसली ये दोनों बिगर पार्टिकल्स पास पास आ सकते हैं, पास पास आके आपस में हैवियर हो सकते हैं, हैवी होके आपस में नीचे सेटल कर सकते हैं एट द बॉटम। तो अगर हमको आर्टिफिशियल रेन की जरूरत पड़ती है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, पहले चैप्टर में पढ़े हुए अपने कंसेप्ट यूज करेंगे तो आप समझ में आएगा कि सर अगर इसमें कोई बाहर से हम इलेक्ट्रोलाइट पुट कर दें, बाहर से हम कोई इलेक्ट्रोलाइट पुट कर दें, और मेनली वो इलेक्ट्रोलाइट होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर आयोडाइड में Ag+ है, वो Ag+ जो होगा वो इस वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से अब ये पार्टिकल्स पास पास में आके हैवी हो जाएंगे और बारिश के रूप में नीचे गिरने लगेंगे, बरसात होने लगेगी, आर्टिफिशियल रेन मिल जाएगा आपको। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टैनिंग ऑफ लेदर। Another application of this colloidal solution is tanning of leather. Whenever we will talk about this tanning of leather, जब भी हम टैनिंग की बात करेंगे तो क्वेश्चंस को ठीक से समझना होता है। टैनिंग का मतलब क्या होता है? What do you understand by tanning? पहली बात तो ये होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लेदर होता है, लेदर का मतलब चमड़ा, एनिमल लेदर, ये लेदर जो होता है वो इनहेरेंटली सॉफ्ट होता है।
दिस लेदर इज इनहेरेंटली व्हाट? सॉफ्ट। कोई भी है यार, किसी भी लेदर को जब आप स्किन को निकालते हो किसी जानवर के ऊपर से तो वो पहले सॉफ्ट होता है। व्हाई इट इज सॉफ्ट? ये सॉफ्ट होने का इसका कारण क्यों है, क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ या इट इज मेड अप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। और अगर हम बात करें तो लेदर जो सॉफ्ट होता है वो इसीलिए सॉफ्ट होता है बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ, दैट कंसिस्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अलोंग विद अदर व्हाटएवर इट हैव। चमड़े के पास कुछ भी हो उसके साथ साथ उसमें कुछ न कुछ कोलाइडल सॉल्यूशंस भी पाए जाते हैं दैट यू मे फाइंड इट सेमी सॉलिड इन नेचर, बट कोलाइडल सॉल्यूशंस की मौजूदगी होती है चमड़े में, लेदर में। और वो जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज होते हैं। वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। वो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम लेदर के, जैसे मान लो यहां पे कोई एक लेदर है, कोई एक मान लो ये लेदर है, मोटा सा मैंने बना दिया, एक लेदर है। तो लेदर कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। लेदर कंसिस्ट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। और इस चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज हम दिखा दे, फिलहाल तो हमको समझना है। तो अगर इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, से द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द लेदर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, से द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द लेदर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, से द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द लेदर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब अगर हम फिर से इसमें इलेक्ट्रोलाइट पुट कर दें, सबके पास है ये पॉजिटिव चार्ज, मुझे सबके ऊपर दिखाना चाहिए था लेकिन मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं, आपको बस समझना है सिंबॉलिकली। तो अगर हमने समझ लिया कि इस चमड़े में कोलाइडल सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज हैं, तो हमने सीधा हमको इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट पुट कर देना है और वो इलेक्ट्रोलाइट इसके इस चार्ज के अपोजिट नेचर का होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। अगर इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को हमने यहाँ पे डाल दिया तो अब ये चार्ज खत्म हो जाएंगे। अब ये चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो मौजूद हैं वो खत्म हो जाएंगे। खत्म होने की वजह से अब ये दोनों बड़े बड़े पार्टिकल्स आसानी से नजदीक आ सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, और बड़े होने की वजह से वो नीचे बैठ जाएंगे। और ऐसा अगर ये होगा तो ये अब ये कोलाइडल सॉल्यूशंस नीचे बैठ चुके हैं, और बैठने का मतलब है all the leather has become hard। तो टैनिंग का मतलब होता है hardening of leather, LEATHER। चमड़े को हार्ड करने की प्रक्रिया को ही हम टैनिंग बोलते हैं। That is called as tanning। What is tannin? तो टैनिंग हो गया, ING लगा हुआ है। व्हाट इज टैनिंग? इट इज द इलेक्ट्रोलाइट which is kept into the leather just to make it hard। That electrolyte is called as what? Tannin। Clear? The hardening of leather is called as tanning process, and that is done with the help of an electrolyte which is usually called as tannin। कानपुर या जहां भी बहुत सारा लेदर की इंडस्ट्रीज है, you will find over there। Okay, so another application of this colloidal solution is what is the another application of colloidal solution? That is blood। Another application of colloidal solution is what we call as blood। आपको ब्लड के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि ये बायोलॉजी सर बताते हैं आपको, वो अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन मैं अगर बताऊं तो अपनी बॉडी का अगर हमने 100 ml खून निकाल लिया, अगर अपनी बॉडी से 100 ml ब्लड हमने बाहर निकाल लिया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो आपको दिखाई पड़ेगा 100 ml में से 40 ml जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा और 60 ml जो है वो तैरता रहेगा, 60 ml तैरता रहेगा। जो 60 ml ऊपर की तरफ तैरता रहेगा उसको हम बोलते हैं, दैट इज सिंपली व्हाट वी कॉल्ड एज प्लाज्मा। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में मेनली क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर अलोंग विद द इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट, और इस इलेक्ट्रोलाइट की साइज बहुत छोटी होती है। इनफैक्ट हम इसको क्रिस्टलॉइड बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। इनकी साइज बहुत छोटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नमक, जैसे KCl, जैसे ग्लूकोज, जैसे आपका यूरिया, अगर ये पानी में घुले हुए हैं, देन द मिक्सचर ऑफ NaCl, KCl, glucose, urea, cholesterol along with other substance into the water is simply known as plasma. और 40 ml जो नीचे बैठ गया है, this consists of blood cells. This consists of blood cells. आपने शायद कभी अच्छी तरह से समझा हो इस बात को कि ब्लड सेल्स मेनली क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। What I remember, if I am true, if I am good, तो आपको समझ में आएगा। एक होता है RBC, एक होता है WBC, और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये हमारे जो होते हैं सेल कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। RBC और WBC की बात करें तो RBC और WBC की साइज इतनी बड़ी होती है कि वो छोटे नहीं होते, दे आर नॉट क्रिस्टलॉइड्स। RBC, WBC या ब्लड प्लेटलेट्स, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड्स। They exist in the form of colloids. Not only blood cells, but blood protein is also present. Blood protein. तो अब यहां पे हम चाहे ब्लड सेल्स की बात करें, चाहे ब्लड प्रोटीन की बात करें, तो इनकी साइज छोटी नहीं होती है, इनकी साइज बड़ी होती है। और इनकी साइज बड़ी होती है और इसी वजह से इनको कोलॉइड्स कहते हैं, क्योंकि साइज कोलॉइडल साइज रेंज में पाई जाती है। और इन कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो इन कोलॉइड्स के ऊपर भी चार्ज होता है। और आपको मैं सही बताऊं तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन्स। तो ब्लड में पानी ढेर सारा है, नमक ढेर सारा है, ग्लूकोज ढेर सारा है, यूरिया ढेर सारा है, और बाकी सारी चीजें बहुत ढेर सारी हैं। लेकिन वो पानी और नमक और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो दे विल बी कंसीडर्ड एज ए प्लाज्मा लाइक दिस। ये प्लाज्मा की तरह भी आप करेंगे। बाकी 40% पार्ट ऑफ द ब्लड जो होगा, दैट कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन्स का साइज कोलॉइडल साइज रेंज में पाया जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इसी वजह से अगर हम ब्लड की बात करें, इसी वजह से हम ब्लड की बात करें तो इसमें जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड प्रोटीन्स हैं, तो उनके पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ही ये आपस में पार्टिकल्स बिगर साइज होने के बावजूद भी ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स आपस में रिपेल करते हैं। और इसी वजह से ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स आपस में जुड़ के पास आके कोगुलेट करके प्रेसिपिटेट करके क्लॉट नहीं होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज onto the colloidal particles into blood, they get repelled, और इसी वजह से वो कोगुलेट नहीं करते हैं। भैया ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो बिगर साइज के पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में, उनमें चार्ज होता है। सिमिलर चार्ज होने की वजह से वो बड़े साइज के पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल होने की वजह से दे विल रिमेन सस्पेंडेड, डिस्पर्स्ड, they will never clot, never settle, never precipitate, never coagulate। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पे क्या है कि ये ब्लड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसका फायदा क्या होगा भाई? इसका फायदा मैंने आपको बताया है कि जब हम डायलिसिस में जाते हैं, डायलिसिस के बारे में आप पुराना लेक्चर देख लो, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। जब हम डायलिसिस करवाते हैं अपने ब्लड का, जब हम अपने ब्लड का डायलिसिस करवाते हैं तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, अगर इसका डायलिसिस करवा दें, इन ब्लड का अगर हम डायलिसिस करवा दें, मान लो इस ब्लड को हम भेजेंगे कहीं भेजते हैं, मान लो हमने भेज दिया एक जगह पे, हमने कहीं पे भेज दिया, इस जगह पे हमने भेज दिया, और इस जगह ऑलरेडी एक हमने बताया था गुब्बारा, बैलून होता है, और ये बैलून जो होता है इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड प्लाज्मा होता है। तो जब ब्लड को हम पास कराएंगे तो ये बड़े साइज के पार्टिकल्स जो होंगे, वो बड़े साइज के पार्टिकल्स इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यहां पे अंदर नहीं आ पाएंगे। अगर यहां ग्लूकोज होगा तो जितना ग्लूकोज यहां है उतना ही ग्लूकोज यहां है, तो इसका भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर यहां पे क्या है, अगर यहां पे कोई साल्ट है तो जितना साल्ट का कंसंट्रेशन है उतना अंदर भी है, तो साल्ट का भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर यहां पे यूरिया है और यूरिया यहां पे नहीं है तो यूरिया का मूवमेंट यहां पे हो जाएगा। ऐसे तो किडनी काम करता है भाई, ब्लड किडनी में जाता है, किडनी में
छन्नी होती है, मान लो हम छन्नी बना के दिखाएं, छन्नी ऐसी होती है ना भाई, ऐसी होती है, चाय छानते हो आप लोग, तो यहां पे क्या है, पोर साइज है। तो जब हम ब्लड इसमें डालेंगे तो जो नमक होगा निकल जाएगा, जो ग्लूकोज होगा एक्सेस निकल जाएगा, जो यूरिया होगा निकल जाएगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट और भी होंगे वो भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ब्लड के सेल्स जिनकी पार्टिकल साइज बड़ी है वो क्या छान पाएंगे क्या? तो ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन होने की वजह से इसका बहुत फायदा है। आराम से किडनी ब्लड को फिल्टर कर सकती है और बहुत सारे फायदे हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम लोग से, अभी तो हम लोग ऐसा यूज नहीं करते हैं, हम तो ट्रिमिंग करते हैं, आप में से मैक्सिमम लोग आजकल ट्रिमिंग का फैशन है, और तो लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब शेविंग करवाते हैं लोग, दाढ़ी बनाते हैं, तो शेविंग करने के बाद में एट द एंड जो नाई होते हैं वो उस पर फिटकरी लगाते हैं, फिटकरी, एलम, एलम को ही हम बोलते हैं फिटकरी। क्यों लगाते हैं ये बात आपको पता है क्या? क्योंकि ब्लड कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। शेविंग के दौरान अगर गलती से कहीं पे स्किन कट गई तो वहां से ब्लड निकलने लगता है, ब्लड ऊज आउट करता है, और अगर ब्लड ऊज आउट करता है तो उसको रोकने के लिए हम वहां पे फिटकरी लगा देते हैं। फिटकरी के पास क्या होता है? फिटकरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसके पास बहुत सारे होते हैं। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फिटकरी के जब इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे दे विल मेक देम न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने की वजह से अब ब्लड को क्लॉट करा देंगे। मतलब शेविंग के बाद एलम लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कभी शेविंग के दौरान कहीं कुछ कट फट गया स्किन तो वहां से ब्लड निकलने लगता है, और ब्लड को आप तुरंत क्लॉट करना चाहते हैं तो सीधा सीधा है फिटकरी लगा दीजिए, क्योंकि फिटकरी के चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ब्लड के पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड आसानी से क्लॉट कर जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स रिगार्डिंग द ब्लड इज देयर। तो आपने देखा कि अगर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन समझ लिया तो ब्लड की मिस्ट्री भी हमको समझ में आ जाती है। एंड नाउ द सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉस्मेटिक्स। आपने बहुत सारी कॉस्मेटिक क्रीम्स को देखा होगा, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, बोरो प्लस, बोरोलिन, पॉन्ड्स, ये सारे के सारे कॉस्मेटिक क्रीम्स एक तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस ही होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, कोलाइडल सॉल्यूशंस ही होते हैं। तो अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशंस का नॉलेज बहुत अच्छा है तो हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो कि हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है, उसमें अपनी पोजीशन आसानी से दर्ज करा सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशंस। होप यू गॉट। लास्ट बट वन इज मेडिसिन्स। लॉट ऑफ मेडिसिन्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस व्हिच इज कोलाइडल सॉल्यूशंस। आपने घर में देखा होगा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कफ सिरप्स आते हैं या बहुत सारे एमल्सन्स आते हैं, दे आर हैव ए कोलाइडल, दे आर कोलाइडल इन नेचर। एंड द लास्ट वन इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हार्पिक देखा होगा, हार्पिक देखा होगा, कोलिन देखा होगा आपने, कोलिन आता है ग्लास क्लीनर, ग्लास क्लीनर। आपने फिनाइल देखा होगा, जनरली लोग फिनाइल बोलते हैं लेकिन उसको बोलना चाहिए फ्लोर क्लीनर। तो फ्लोर क्लीनर्स, ये सब क्या है? दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स व्हिच आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस की नॉलेज आपको बहुत अच्छी है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप खुद रख सकते हैं। उसका नॉलेज आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांटेज देगा। This is Praveen signing out till we meet again. Thank you.